किंतु बेंगलोर व केप केनखल, जहां नासा का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र स्थापित है, वहां के वैज्ञानिकों ने अभी हार नहीं मानी है। वो निरंतर प्रयासरत हैं। यानी मैं अभी उम्मीद रखूं? तानसी का सुराग मिलने की संभावना है अभी? उम्मीद तो रखनी चाहिए तुम्हें। आखिरी उम्मीद पर ही इतनी बड़ी दुनिया कायम है। बाकी वक्त ही बता सकेगा क्या होगा या क्या नहीं। ओके प्रोफेसर, गहरी सांस लेते हुए रीमा ने कहा। फिलहाल मैं यहाँ से निकलती हूँ। मेरे मतलब की जानकारी अवेलेबल होने पर आप तुरंत ही मुझे कांटेक्ट करेंगे। अवश्य। रीमा भारती पलटी और लंबे लंबे डग भरती हुई विष्णु महाजन की लैब से बाहर निकल गई। अगला दृश्य। कार ड्राइव करते हुए उसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा गर्दिश कर रहा था। वो चेहरा तानसी का था। उसके विषय में सोच सोच कर रीमा भारती का दिमाग संज्ञा शून्य हो चुका था। प्रोफेसर विष्णु महाजन के प्रयत्न विफल हो जाने पर उसे गहरी निराशा हुई थी। क्या करे वो? कहाँ जाए? कैसे तानसी के बारे में वो कोई सुराग हासिल करे? शैतान तक पहुंचना जरूरी था। अपने इरादे वो जग जाहिर कर चुका था। बहुत ही खतरनाक इरादे थे उसके। जल्द ही उसके इरादों पर लगाम न कसी गई तो वो सन की वैज्ञानिक कुछ भी कर सकता था। देश को दो बड़े झटके वो पहले ही कुछ घंटों में दे चुका था। उसकी अगली धमकी भी उसके वतन पर दो धारी तलवार बनकर लटक रही थी। किंतु रीमा विवश थी। उसका कोई पता ठिकाना ना होने पर रीमा कर भी क्या सकती थी? पता नहीं वो धूर्त दुनिया के किस कोने में किस बिल में छुपा हुआ अपने कर्तव्य दिखाकर दुनिया को भयभीत करने में लगा हुआ था। उलझन में तथा सोचों में उलझी रीमा भारती कार ड्राइव करते हुए आईएससी के हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रही थी। सहसा उसकी नजर कार के रिवर्स व्यू मिरर पर पड़ी तो वो यूं उछली मानो उसे ततई ने काटा हो। किंतु सिर्फ पल भर के लिए ही चौंकी थी वो। अगले ही पल वो सामान्य नजर आने लगी थी। कौन हो भाई तुम? विंड स्क्रीन के पार शेडलाइट में जगमग करती सड़क पर निगाह रखते हुए वो सहज भाव से बोली। कहाँ से टपके हो? टपका नहीं हूँ मैडम रीमा। पिछली सीट पर बैठे तकरीबन 27 वर्षीय युवक का चेहरा बेहद संजीदा था। दरवाज़ा खोल कर अंदर आया था मैं। चलो ऐसे ही सही। अहम सवाल है कि तुम हो कौन? मेरी कार में तुम्हारी मौजूदगी की वजह क्या है? रीमा ने एक नज़र रिवर्स व्यू मिरर पर डालते हुए कहा। और उन दो सवालों से ज़्यादा अहम प्रश्न है, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैडम रीमा, चेहरे की तरह उस युवक का लहजा भी संजीदगी की चादर में लिपटा हुआ था। मुझे आप जैसी शख्सियत की तलाश थी। कोशिश की। वो कहावत है ना, जिन खोजा तिन पाई, या गहरे पानी पैठ। ढूंढ लिया आपको। दूंगी इसके नंबर। मेरी खोज में सफल रहने पर पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें। उससे पहले और प्रश्नों के उत्तर भी दे लो, ताकि नंबर देने के मामले में मैं तुम्हारे साथ साथ पूरा इंसाफ कर सकूं। कमाल है। वो शख्स अपने आप में बड़बड़ा उठा। बताने वाले ने बताया कि रीमा भारती एक बहुत ही काबिल स्पाई है। दोस्तों की दोस्त और दुश्मनों की मौत के नाम से जानी जाने वाली ये स्पाई बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आप तो हर बात को मजाक में ले रही हैं, जैसे स्पाई ना होकर कॉमेडियन हो। प्यारे चुकंदर लाल गाजर प्रसाद, अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए वो विनोदपूर्ण लहजे में बोली। मेरे बहुत से रूप हैं। वक्त पड़ने पर मैं खतरनाक हो उठती हूँ, अन्यथा मुझे कॉमेडी पसंद है। साथ ही तुम देख ही रहे हो, मैं चीज बड़ी हूँ, मस्त मस्त। कहते हुए उसने शरारत से अपनी बाईं आंख दबा दी। रिवर्स व्यू मिरर पर ही नजरें थी उस शख्स की। रीमा की वो हरकत देखकर वो तनिक हड़बड़ाया। बोला, मेरा नाम अमित सहगल है। मेरे पास आपके काम की जानकारी है। वो जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। तो जल्दी शेयर करो मेरे साथ। मैं भी जानूं मेरे काम की ऐसी कौन सी जानकारी तुम्हारे पास है जिसको लेकर तुम मेरी तलाश में सड़कों की खाक छानते फिर रहे हो। जवाब में अमित सहगल नामक उस शख्स ने जो कहा वो न्यूक्लियर बम के धमाके से कम नहीं था। उसका जवाब सुनकर रीमा भारती का पैर अनजाने में ब्रेक पेडल पर जा पड़ा और 70 की स्पीड से भाग रही उसकी कार एक झटके से सड़क के बीचों बीच स्थिर हो गई। अगले ही पल पीछे चल रही कार ने उसकी कार की दुम ठोक दी और फिर रीमा भारती की कार के पीछे चल रहा ट्रैफिक धड़ाम धड़ाम करके एक दूसरे की दुम ठोकता चला गया। रीमा भारती चेहरे पर अविश्वास के भाव लिए गर्दन घुमाकर पिछली सीट पर संजीदगी की प्रतिमूर्ति बने बैठे अमित सहगल की ओर देखते हुए बोली, क्या कहा अभी तुमने? फिर से दोहराना जरा। ए मैडम। तभी पिछली कार वाला उसकी कार की खिड़की में अपना सिर अंदर घुसेड़ता हुआ गुर्राया। ये क्या हरकत है? सड़क तुम्हारे बाप की है जो कार को इस तरह सड़क के बीचों बीच एकाएक रोक कर अपने आशिक से इश्क लड़ा रही हो? क्या मतलब? रीमा ने घूर कर उसकी तरफ देखा। बाहर निकल, मतलब बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी, वो पूर्ववत गुर्राते हुए बोला। 50 गाड़ियों को डालडे का डब्बा बनाकर मतलब पूछती हो? रीमा भारती ने चौंकते हुए अपनी कार के पीछे नजर डाली। पल भीतर ही उसे सारा माजरा समझ में आ गया। वाकई गलती हुई थी। उसने गलती की माफी भी मांगी। सॉरी भाई। खा जाने वाली नजरों से घूर रहे उस शख्स की ओर देखते हुए वो विनम्र लहजे में बोली, आई एम वेरी वेरी सॉरी।
खाली सॉरी बोलने से काम नहीं बनेगा मैडम। वो आंख निकालता हुआ ऐंठा। पहले आप नीचे उतरिए। देख भाई, रीमा उससे उलझने के मूड में नहीं थी। मैंने गलती की तो सॉरी भी तो। रीमा की बात पूरी होने से पहले उसने ऊंचा शोर सुना। कार की खिड़की से गर्दन निकालते हुए पीछे देखा तो कई लोग गुस्से में अनाप शनाप बकते उसकी कार की ओर बढ़े चले आ रहे थे। उसके पास उनसे उलझने का, उन्हें समझाने का वक्त नहीं था। 1 मिनट मिस्टर, वो सिर पर सवार खड़े हुए व्यक्ति से संबोधित हुई। मैं कार किनारे लगाती हूँ, फिर आपकी बात सुनती समझती हूँ। ओके। वो पूर्ववत उसे घूरता हुआ कार से तनिक परे हटा और रीमा के लिए होने वाली भारी फजीहत से बचने का वो सुनहरा अवसर था। कार उसकी स्टार्ट ही थी। गियर लगाया और कार को कमान से निकला तीर बना दिया। उसकी इस हरकत पर पीछे खड़े लोगों में क्या प्रतिक्रिया हुई ये जानने की या साइड ग्लास से पीछे देखने तक की कोशिश नहीं की उसने। अगले 10 मिनट तक वो कार दौड़ाती रही। इस बीच उसकी नज़र सामने कम, रिवर्स व्यू मिरर पर ज्यादा रही। मारे उत्कंठा के उसके दिलों की धड़कनों की रफ्तार सामान्य से दुगनी हुई पड़ी थी। पिछली सीट पर संजीदगी की प्रतिमूर्ति बने बैठे अमित सहगल ने कुछ देर पहले जो उसे बताया वो विस्फोटक जानकारी थी। तब बात पूरी नहीं हो पाई थी, किंतु बात का पूरा होना, क्लियर होना जरूरी था। अपेक्षाकृत सुनसान रोड पर पहुंचते ही रीमा भारती ने कार को साइड में लगाया। कार से नीचे उतरकर पिछली सीट पर पहुंची और अमित सहगल की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, अब बोलो, क्या बोले थे तुम कुछ देर पहले? मैडम रीमा, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, आपके कानों में नुक्स है क्या जो? अमित सहगल दांत भींचते हुए गुर्रा उठी वो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अपनी बात दोहराओ वरना। अमित सहगल ने सर्द निगाहों से रीमा भारती की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक भी ऐसा लक्षण नहीं था जिससे कि लगे उसने रीमा भारती की उस ढकी छुपी चेतावनी का तनिक भी रोब खाया हो। अजीब झक्की किस्म की लड़की मालूम होती हो तुम। अमित का लहजा बेहद शुष्क था। तुम्हें अच्छी तरह ध्यान है कि मैंने तुमसे क्या कहा है, फिर दोहराने के लिए कह रही हो? करेक्ट। समझने के बाद भी चाहती हूँ कि तुम अपनी बात दोहराओ, वो भी फौरन से पेशतर। ओके। अमित का अंदाज हथियार डालने जैसा था। सुनो, मैंने आपको बताया जिस इंसान की तलाश में आपके छक्के छूटे पड़े हैं, मैं जानता हूँ इस समय वो कहाँ है। चीनी वैज्ञानिक तानसी की तलाश है ना आपको? अगले कुछ पल रीमा ने अमित सहगल नाम के उस शख्स के चेहरे को पढ़ते हुए गुजारे। कदाचित वो उसके चेहरे को पढ़कर ये अंदाजा लगाना चाहती थी कि उसकी कही बात में कितना दम है, किंतु कुछ भी तो समझ ना सकी वो। पट्टे का चेहरा स्लेट की तरह साफ जो था। तब उसके मुंह से मादा भेड़ी जैसी गुर्राहट खारिज हुई। इससे पहले कि मैं तुमसे सवाल करूं या तुमसे तानसी का पता पूछूं, एक बात कान खोलकर सुन लो अमित सहगल। अमित सहगल ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। यदि तुमने इस समय जो बोला सही बोला है, तुम वाकई उसके बारे में जानकारी रखते हो, तो तुम रीमा से इनाम के हकदार हो। तुम्हारी बात सच होने पर कहोगे तो रीमा अपनी खाल की जूतियां बनवाकर अपने हाथों से तुम्हें पहना देगी, और यदि तुमने मजाक किया है तो सजा के तौर पर तुम्हें उल्टा लटकाकर तुम्हारे जिस्म की खाल को प्याज के छिलके की तरह छील कर रख दूंगी। मैंने जो कहा सच कहा है। अमित सहगल के चेहरे पर अभी भी संजीदगी का आवरण चढ़ा हुआ था। अब तो तुम निश्चित इनाम के हकदार हो। इनाम में मुझे उस कमीने की लाश चाहिए। रीमा की बात पूरी होने से पहले ही उसके कंठ से गुर्राहट खारिज हुई। काफी देर संजीदगी की प्रतिमूर्ति बने अमित सहगल के चेहरे पर जलजले के आसार दिखे। रीमा भारती ने मन ही मन चौंकते हुए उसकी ओर देखा। तानसी की लाश का क्या करोगे? अमित के चेहरे पर नजरें जमाए हुए रीमा ने सवाल किया। फुटबॉल खेलूंगा उसकी लाश से, गली की आवारा कुत्तों को उसके जिस्म की बोटियां खिलाऊंगा मैं। कहते हुए उसका चेहरा लोहार की भट्टी बना हुआ था। क्या किया है उसने तुम्हारा? कौन हो तुम? उसका पता कैसे जानते हो तुम? सही वक्त पर दुरुस्त सवाल किए थे रीमा ने। उस हरामजादे सनकी ने मेरे सपनों की दुनिया उजाड़ दी, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसने, सिसकते हुए कहने लगा अमित सहगल। रीमा मैडम, मैं उसका असिस्टेंट था। 2 सालों से उसकी लैब में उसके लिए काम कर रहा था। उसके प्रयोगों में दिन रात की नींद हराम किए था। आज जब उसने अपने प्रयोग का पहला परीक्षण मुंबई समुद्र में किया तो जुहू बीच पर मेरी प्यारी रिया, मेरे लगते जिगर चिंकी, मोंटू और मेरा छोटा भाई सुमित भी था। उनमें से कोई भी नहीं बचा। सुनकर नेत्र सुलग उठे माँ भारती की लाडली एवं उद्दंड बेटी के। हरामजादे, सुअर के बीज! वो नफरत से सुलगते लहजे में दहाड़ी। अपनों को खो देने के बाद आंखें खुली तेरी। अच्छा हुआ तेरा कुनबा खत्म हुआ, वरना तू लगा रहता उस हरामी के साथ। तेरे 4 के बाद की वो संख्या 2.5 लाख से ऊपर की है। बंद कर ये मगरमच्छ के आंसू बहाना। ईश्वर का इंसाफ है ये। इंसानियत के दुश्मन का साथ देने वाले को बहुत सही दंड दिया है उसने। रीमा भारती के एक एक शब्द में अंगारे भरे हुए थे।
जानता है सैगल, मैं रीमा भारती इंसानियत और देश के दुश्मन को इतना नजदीक होने पर भी जीवन में पहली बार बख्शे हुए हूँ। मार नहीं रही तुझे, वरना तो इतिहास गवाह है कि तेरे जैसे हरामी की गर्दन मोड़ने में मैंने कभी पल भर का समय नहीं लगाया। लेकिन तुझे नहीं मारूंगी मैं, कभी नहीं। तेरा जीवन ही तेरी सजा है। हिचकियां ले लेकर रोने लगा था अमित सैगल। रोते रोते ही बोला, आप ठीक कह रही हैं रीमा मैडम, मेरा जीवन ही मेरी सजा है। लेकिन मैं ये सजा ज्यादा समय तक नहीं सहन कर पाऊंगा। अपने पाप के प्रायश्चित के तौर पर तानसी तक आपको पहुंचाने के बाद मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहते ही उसका गला अवरुद्ध हो गया। इस वक्त तानसी कहाँ मिलेगा मुझे? वार्तालाप को सही दिशा दी रीमा ने। उसकी लैब कहाँ है? मुंबई में ही है तानसी की लैब। क्या? आश्चर्य का एक तेज झटका सा लगा रीमा को। यानी वो हरामी मुंबई में ही है? मौत के इतना करीब है वो? मुझे तो यकीन नहीं होता। चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहीं उसी के पास लेकर चल रहा हूँ। किंतु आपको भूलना नहीं है, मैंने उसकी लाश से फुटबॉल खेलना है। ये मौका तुम्हें जरूर मिलेगा सैकल। कार स्टार्ट कर एक झटके से आगे बढ़ते हुए रीमा ने कहा, तुम रास्ता बताओ। अभी सीधे चलो, आगे जिधर मुड़ना होगा बताऊंगा। प्रत्युत्तर में रीमा भारती ने गर्दन को हल्की सी जुम्बिश दी। अगला दृश्य। वो पारदर्शी कांच द्वारा निर्मित हॉलनुमा कमरा था। कमरे के बीचों बीच 4x6 की शीशे की टॉप वाली मेज बिछी थी, जिसके पार पड़ी ऊंची पुश्त वाले एग्जीक्यूटिव चेयर पर गंजा तानसी पसरा हुआ था। उसके दोनों पैर सामने मेज पर थे। उसने कान से टेलीफोन का रिसीवर लगा रखा था। अभी दूसरी तरफ से संपर्क नहीं हुआ था। घंटी जा रही थी। माइका जैसी चमचम करती खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए तानसी नंबर लगाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी नंबर लगा। हेलो, दूसरी तरफ से सपाट लहजे में कहा गया। गृह मंत्री निवास से मैं मंत्री महोदय का पीए अशोक गहलोत बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? और फोन अपने बॉस को दो। गंजी खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए तानसी ने कर्कश स्वर में कहा। जल्दी। पहले आप अपने बारे में बताएं श्रीमान, कारण भी बताएं। क्या बात करना चाहते हैं आप सर से? आपकी वजह उचित हुई तो बात करा दी जाएगी। वजह तो मैं तेरे बॉस को ही बताऊंगा। हाँ, नाम सुन लो। अपने बॉस को नाम बताओगे तो वो मेरी बात सुनने के लिए फोन पर दौड़ा चला आएगा। नाम बताइए। तानसी। कौन तानसी? भेजे में दिमाग नहीं है क्या? तानसी का लहजा रेगमाल की तरह खुरदुरा था। आज की तारीख में पूरी दुनिया में एक ही तानसी के चर्चे हैं, और तुम सवाल तुम। दूसरी तरफ से गृह मंत्री के पीए की आश्चर्य भरी सिसकारी सुनाई दी। वो तानसी हो? हाँ, अब जाकर अपने बॉस को बोल कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट, मैं फोन सर के पास ट्रांसफर करता हूँ। तत्पश्चात कुछ देर तक तानसी रिसीवर में यांत्रिक खटर पटर सुनता रहा। बोलो तानसी। पल भर बाद उसके रिसीवर में एक बेहद शांत स्वर उभरा। क्या कहना चाहते हो? क्या मैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री से बात करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ? जवाब देने की जगह तानसी ने सवाल किया। हाँ, अपनी बात कहो। टीवी द्वारा मैं संदेश प्रसारित कर ही चुका हूँ। मंत्री महोदय, मुझे अपने प्रयोग के लिए धन चाहिए, ताकत बढ़ानी है मुझे। तुम्हारे इरादे खतरनाक हैं तानसी। उसकी बात को बीच में ही शहीद करते हुए कहा गया। तुम अपनी ताकत का गलत प्रयोग कर रहे हो। भलाई तुम्हारी इसी में है कि अपने इरादों से बाज आ जाओ। ए मंत्री, कहर भरे स्वर में गुर्रा उठा गंजा। मैंने तेरा भाषण सुनने के लिए फोन नहीं किया, ना ही मैंने अपनी झोली फैला रखी है तुम्हारे आगे। पूरे 200 खरब रुपए चाहिए मुझे। कुछ डॉलर में, कुछ पाउंड, रियाल, कई देशों की करेंसी में भुगतान चाहता हूं मैं। तुम्हें और तुम्हारे देश को ये व्यवस्था करनी ही होगी। 18 घंटे का समय देता हूं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी से गुफ्तगू कर ले। जवाब मेरी पसंद का होना चाहिए, नहीं तो दिल्ली गई 12 के भाव में। कल शाम के बाद उल्लू बोलेंगे दिल्ली में। उसके बाद का मीनू बाद में पेश करूंगा मैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कर्ण भेदी ठहाका लगा उठा तानसी। लेकिन तानसी, तुम्हारी मांग सुरसा के मुंह से भी। बस गृह मंत्री महोदय, कोबरे की मानिंद फुफकारा तानसी। 18 घंटे बाद फोन करूंगा। जवाब देने से पहले छत पर एक नज़र दिल्ली पर चहूं और दौड़ाना। उसके बाद तभी एक झटके से उसके हाथ से फोन छीन लिया गया। फोन छीनने वाली शख्सियत पर नजर पड़ी तो आंखें सिकुड़ती चली गई तानसी की। अप्सराओं की सुंदरता को मात देने वाली शख्सियत खड़ी बहुत ही सहज लहजे में फोन पर कह रही थी। सर, आपको इस टकले की बात पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पागल है, इसका इलाज हो जाएगा अब। लेकिन तुम कौन हो?
दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में पूछा गया। और वो तानसी? मेरे सामने ही है। मैं पागलों की सबसे बड़ी डॉक्टर हूँ। बिना बिजली के झटके दिए मैंने अच्छे अच्छे पागलों के दिमाग दुरुस्त किए हैं। समय नोट करें सर। ठीक 1 घंटे बाद तानसी नाम का ये दुनिया का सबसे बड़ा पागल मुंबई जेल में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाता मिलेगा। टीवी ऑन करना मत भूलना। नाम तो बता दो अपना। रीमा। कहने के साथ फोन का रिसीवर क्रेडिल पर रखने के बाद तानसी की तरफ देखा उसने। वो पहले से ही खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? उसका ध्यान अपनी तरफ होते ही गुर्रा उठा तानसी। यहाँ तक कैसे पहुंची? चटाक। जवाब में पहले तो उसकी टांट पर रीमा की चपत पड़ी। तत्पश्चात वो व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, टकले, तूने सुना नहीं? फोन पर मैंने अपना नाम रीमा बताया है, साथ बताया है कि मैं पागलों की डॉक्टर हूँ। अब तू अपनी आंखें फैला, मुंह से जीभ बाहर निकाल। देखना चाहती हूँ तू किस किस्म का पागल है, ताकि मैं तेरा इलाज जल्द से जल्द शुरू कर सकूँ। बको मत लड़की, वो हलक फाड़ कर दहाड़ा। तुम तानसी को नहीं जानती। बहुत खतरनाक शय का नाम है तानसी। फालतू बोली तो चूटी की तरह मसल कर रख दूंगा। एक और चपत जमाई पहले रीमा ने। तत्पश्चात उसकी हंसी उड़ाते हुए कहने लगी, ज्यादा लंबी लंबी मत हाँक टकलू। मुझे चूटी की तरह मसलने की तो छोड़, मुझे छू भी नहीं पाएगा और मैं मार मार कर चपत तेरी टांट पिलपिली कर दूंगी। ये देख, ऐसे चटाक। एक और जड़ दी थी रीमा भारती ने। और फिर तानसी तो मानो पागल हो उठा। मुंह से तेंदुए किसी गुर्राहट निकालते हुए उसने कुर्सी पर बैठे बैठे ही मेंढक की तरफ उदकते हुए रीमा पर छलांग लगा दी। नहीं जानता था वो उसके सामने जो शय है वो वास्तव में चीज क्या है। तभी तो मात खा गया। एक तरफ हटते हुए रीमा ने उसे फुटबॉल की तरह खेल दिया। हवा में सनसनाता हुआ तानसी का जिस्म कांच की दीवार से टकराया तो उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसके उठने से पहले रीमा उसके सिर पर सवार थी। क्यों सुअर के बीज? कॉलर पकड़कर 4.5 फुटे तानसी को हवा में टांगते हुए गुर्राई रीमा। विश्व सम्राट बनने के सपने देख रहा था ना तू? मैं तुझे विश्व सम्राट बनाती हूँ। आह! बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह से दर्द भरी आह निकली। हवा में लटके तानसी की ठोकर उसकी टांगों के बीचों बीच नाजुक जगह पर पड़ी थी। दर्द से बिलबिलाती रीमा के हाथ से तानसी छूट गया और उसके बाद तानसी ने उसे उड़ाना शुरू कर दिया। अगले कुछ पलों तक माँ भारती की लाडली चीखती रही। तानसी उसे धुनता रहा। बिजली की तरह हाथ पैर चल रहे थे चीनी शैतान के, किंतु वो सिलसिला ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका था। रीमा को पलक झपकने जितने वक्त की दरकार थी बाजी पलटने के लिए, वो अवसर उसे मिल भी गया। तानसी ने जैसे ही उसके कूल्हे पर किक मारनी चाही, रीमा ने उसका पैर बीच में ही लपक लिया। फिर एक झटका देते ही तानसी फर्श सूंघता नजर आया। बाजी रीमा के हाथ आई तो पल भर में ही उसने तानसी को छठी का दूध याद करा दिया। उसने जब देखा कि उसका पाला एक हसीना से नहीं, हसीन नजर आने वाली मौत से पड़ा है, तो नितंबों पर रीमा की ठोकर खाकर एक तरफ चिकनी मछली की तरह फिसलता चला गया। एक कोने में जाकर जहां उसका जिस्म स्थिर हुआ, वहीं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। पलक झपकने की इसी देरी में उसने कांच की दीवार में नजर आ रहा एक बहुत ही छोटा सा कांच की ही रंगत वाला बटन दबा दिया। परिणाम स्वरूप कांच की वो दीवार 2 भागों में विभक्त हुई। वहां मानव शरीर के बाहर निकलने लायक रास्ता बना तो तानसी ने उसके पार छलांग लगा दी। ये देख रीमा भी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वहां तक पहुंचने में उसे देर हो गई। दीवार में बना रास्ता बंद हो रहा था। वहां रीमा ने भारी गलती कर दी। अपना पैर अड़ा बैठी वो। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला डोर था। 2 भागों में बटी कांच की दीवार फोर्स से वापस अपने स्थान पर लौट रही थी। ऐसे वक्त पर पैर अड़ाने की गलती हुई थी रीमा से, जिसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा था। सड़ाक! एड़ी के पास ही हड्डी चटक गई थी उसकी। पैर को वापस अंदर खींचकर अपने स्थान पर बैठ गई वो। पल भर बाद हिम्मत जुटाकर वो उठी तो चोटिल पैर पर जोर देकर खड़ा रहना मुश्किल लगा उसे। कदम बढ़ाने की तो बात ही दूर रही। अपनी जगह विवश खड़ी अपना अगला कदम निर्धारित करने की सोच ही रही थी कि तभी कांच के उस हॉल में तानसी की आवाज़ गूंजी। रीमा, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जिस तरह तुम मुझसे लड़ रही थी उसे देखकर अंदाज़ा लगा सकता हूँ तुम भारतीय स्पाई हो, खतरनाक हो। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी लैब छोड़नी पड़ रही है। अफसोस तो बहुत हो रहा है, लेकिन मजबूरी है। मैं सिर्फ ये लैब छोड़ रहा हूँ, देश नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, इससे बड़ी और बढ़िया लैब तैयार हो जाएगी। तब मैं एक बार फिर से इंडिया में यही तमाशे दिखाऊंगा। उसके बाद भारत सरकार से नोटों की मांग के अलावा तुम्हारे सिर की भी मांग करूंगा। तुम सुन रही हो ना रीमा? तुम्हारे वतन की सरकार से मैं तुम्हारे सिर की मांग करूंगा। मजबूर कर दूंगा भारत सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए। या तो वो तुम्हारा सिर तश्तरी में सजाकर मुझे पेश करेगी, या मैं इस देश को लाशों का देश बना दूंगा।
अपनी भोग चुका तो अब मेरी भी सुन ले कुत्ते। तेरा हर सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा तू। इस देश में तो क्या, पूरी दुनिया में कहीं भी रहकर ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने वाला है तू। बहुत जल्द मेरे हाथ तेरी गर्दन की नाप ले रहे होंगे शैतान की औलाद। मेरे हाथों कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता तो अभी इसी समय आत्महत्या कर ले, यही तेरे हक में ठीक रहेगा। मेरे हक में क्या ठीक रहेगा और तेरे हक में क्या ठीक रहेगा स्पाई क्वीन, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मैं इस वादे के साथ यहाँ से निकलता हूँ कि बहुत जल्द ही भारत एक बार फिर से मेरे कारनामे देखेगा, शोलापुर और मुंबई वाले कारनामे। हरामजादे, मारे उत्तेजना के सारा शरीर कांपने लगा था रीमा का। बिल में छुपकर ही धमकी देगा, दूध पिया है माँ का तो सामने आकर ये धमकी दोहरा, फिर देख तेरा क्या हश्र करती हूँ मैं। किया तो है वादा, बहुत जल्द ही सामने आऊँगा अपने कारनामों के साथ, तब देखूंगा कितने पानी में है तू। डरपोक चूहे, सेहत बनाकर सामने आएगा। अभी आ कर दो दो हाथ, लगे हाथ पता लग जाएगा कितने पानी में हूँ मैं और साथ ही तू भी। बात समाप्त करने से पहले ही रीमा भारती की नज़रों में कांच की दीवार में वो छोटा सा बटन नजर आ चुका था जिसकी ताड़ में वो काफ़ी देर से थी। बटन पुश करते ही एक बार फिर से वहां दरवाज़ा बना। एक पैर पर उछलते हुए रीमा ने दरवाज़ा पार किया। कहाँ है तू चीनी कुत्ते, कांच के कमरे से बाहर आते ही वो चीखी। प्रत्युत्तर में सन्नाटा रहा। अबे टकले, बहरा हो गया है क्या या मर गया है, बोलता क्यों नहीं। चिल्लाते हुए रीमा भारती ने अपने कान खड़े कर रखे थे। उसके मन में था तानसी की आवाज़ सुनकर वो भांप सके कि वो किधर से बोल रहा है, किंतु इस बार भी जवाब में उसे तानसे की आवाज़ सुनाई नहीं दी। लगता है फरार हो गया हरामजादा। दांत पीसते हुए वो एक पैर पर उछलते हुए एक और बढ़ी। अगले ही पल वो तानसी की प्रयोगशाला में थी, जहां उसकी आंखों ने देखा एक चौंका देने वाला नज़ारा। कुछ देर तक वो दरवाजे पर खड़ी रहकर प्रयोगशाला का दृश्य देखती रही। प्रयोगशाला में मौजूद एक एक मशीन, मेज सब टूटे फूटे पड़े थे। डॉक्टरों वाली पोशाक पहने दसियों लोगों की लाशें इधर उधर फैली पड़ी नजर आ रही थी। साथ ही अमित सहगल, जिसके पेट में एक लंबा सा नुकीला कांच घुसा हुआ था, शराबी की भांति उस हॉल में खड़ा झूम रहा था। अमित, ये किसने किया? काफी देर बाद उसके मुंह से ये अल्फाज निकले। मैंने, सहगल अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मैंने किया है ये सब। मुझ समेत ये सब मेरे परिवार, मुंबई व शोलापुर के लाखों परिवारों के हत्यारे थे। सबको मार डाला मैंने, लेकिन हम सब जिसके मोहरे थे, जो हम सबका दिमाग था, वो तो भाग निकला। हम जैसे मजबूर, रोजी रोटी से बेजार बहुत से लोगों को फिर से जुटा लेगा वो। जिसका मरना जरूरी था, जो समूची इंसानियत का दुश्मन था, वही बच निकला। हमारे देश में मुंबई या शोलापुर जैसा कांड वो दोहरा ना सके, इसलिए उसको ढूंढो, पकड़ो, मार डालो उसे। मैं ऐसा ही करूंगी, बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालूंगी। और मेरे जानने वाले जानते हैं, दुश्मन को जीवित छोड़ना मेरा सिद्धांत नहीं है। वो इस लायक भी नहीं है। चेहरे पर पीड़ा के भाव गहराने के साथ साथ घुटने भी मुड़ने लगे थे अमित के। रीमा दूर खड़ी स्थिर नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उसके प्रति हमदर्दी की शिकन तक नहीं थी रीमा के चेहरे पर। तुम्हें अंदाजा है अमित? सहसा कुछ याद आने पर वो बोली, यहाँ से भागकर वो कहाँ गया होगा? मुझे नहीं पता। इसी के साथ अमित सहगल फर्श पर ढेर हो गया। उसकी स्थिर हो चुकी पुतलियों ने रीमा को समझा दिया था कि अमित सहगल नामक इंसान की जीवन कहानी पर दी एंड का बोर्ड लग चुका है। अब रीमा के लिए वहां करने को कुछ नहीं बचा था। वो पलटी और एक पैर पर उछलते हुए प्रोफेसर की लगभग तबाह हो चुकी प्रयोगशाला से बाहर निकल गई। अगला दृश्य। रीमा ने सिगरेट का पैकेट टटोला तो पाया कि वो खाली हो चुका था। तानसी के विचारों में खोई वो सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए पूरा पैकेट खाली कर बैठी थी। गहरी सांस भरते हुए उसने खाली पैकेट बेड के साथ नीचे फर्श पर पड़े डस्टबिन में डाला। बेड से नीचे उतरकर एक पैर पर उछलते हुए किचन की ओर बढ़ी। उसका इरादा कॉफी बनाकर पीने का था, किंतु अभी वो 2-4 कदम ही भर पाई थी कि तभी कॉल बेल बजने लगी। उसने दरवाजे का रुख किया। दरवाज़ा खोला तो सामने उसका दोस्त, हमदर्द, प्रेम प्यारे परदेसी खड़ा था। हेलो ब्राइट आइज। उसे देखते ही वो चहक उठा। कैसी हो? बस ठीक ही समझो, दरवाजे से एक और हटते हुए रीमा ने कहा। अंदर आ जाओ प्यारे, बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए थे। वो अंदर कदम रखता हुआ बोला। सोचा आज दर्शन कर ही लिए जाएं तुम्हारे, सो आ गया। ये क्या, तुम्हारे पैर में ये प्लास्टर कैसे चढ़ा रखा है? रीमा के पैर पर नजर गई तो वो बेतहाशा चौंक उठा था। ये प्लास्टर तानसी की देन है। तुम बैठो,
खड़े क्यों हो? तानसी यानी वो पागल वैज्ञानिक? हाँ, तुम एक मिनट रुको। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले कॉफ़ी की इच्छा होने पर मैंने किचन का रुख किया ही था कि कॉल बेल बजी थी। कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। वो एक टांग पर उछलते हुए बोली। कॉफ़ी पीते हुए बातें होंगी। नहीं, सोफे से उठकर उसने रीमा की कमर में हाथ डालते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, कॉफ़ी तुम्हारा ये खादिम बना कर लाता है। रीमा की ना ना अरे अरे के बीच उसने रीमा को जबरन बेड पर बैठाया और किचन की ओर बढ़ गया। रीमा ठंडी सांस लेकर रह गई। प्रेम प्यारे परदेसी के बारे में यहाँ नए पाठकों के लिए संक्षेप में बताना ज़रूरी समझता हूँ। प्यारे वो शख्स है जिसे आपके सपनों की रानी ने जुर्म की दलदल से निकालकर इज्जत और सम्मान से जीने का मौका दिया था। दिल्ली के इस फरार वांटेड चोर को उसने मुंबई के खार के इलाके में परदेसी रिफ्रेशमेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट खुलवा दिया था। तब से परदेसी रीमा के खास दोस्तों में शामिल हो गया था। रीमा के लिए जान भी दे सकता था वो। बहुत से अवसरों पर रीमा के काम आ चुका था परदेसी। वही परदेसी 5 मिनट बाद एक ट्रे में 2 कप कॉफ़ी व नमकीन तथा बिस्किट लेकर लौटा था। साथ ही पड़े स्टूल को रीमा के सामने कर उस पर ट्रे रखता हुआ बोला, लीजिए मोहतरमा, कॉफ़ी हाजिर है। थैंक यू प्यारे, कप उठाते हुए रीमा ने कहा। तुम भी लो। परदेसी ने भी एक कप उठाया तथा कॉफ़ी का घूंट भरने के पश्चात बोला, उस साले टकले वैज्ञानिक ने मेरी टांग के साथ साथ तुम्हारी टांग का भी बंटाधार कर दिया है। क्यों रीमा? तुम्हारी टांग के साथ मेरी टांग? चाय का घूंट भरते हुए रीमा के चेहरे पर असमंजस के भाव दिखे। मेरी तो टूटी नजर आ रही है, लेकिन तुम्हारी तो चौकस है। पैरों पर चलकर ही आए हो। फिर? अजी सोनियो, वो ठंडी आह भरता हुआ बोला, उस टकलू ने मेरी वो टांग तोड़ी है जो ऐसे किसी को नजर नहीं आने वाली। उसने मेरी टांग पर ऐसा प्लास्टर चढ़ाया है कि वर्षों तक नहीं खुलने वाला है। ए प्यारे के बच्चे, रीमा ने उसे कठोर नजरों से घूरा, मेरे पास यहाँ पहेलियां बुझाने आया है? जो कहना है साफ साफ लफ्जों में कह, वरना घूसा मारकर कॉफी को कप सहित जबड़े में धकेल दूंगी। मैं कहना ये चाह रहा था रीमा। कॉफी का घूंट भरने के बाद वो तनिक संजीदा होते हुए बोला, उस दिन समुद्र की लहरों ने मेरा गरीब खाना यानी मेरा रेस्टोरेंट तबाह कर दिया था। उस समय मैं भी वहां होता तो अपना ये रोना तुम्हारी जगह ऊपर वाले के सामने रो रहा होता। ओ, समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया रीमा भारती ने। तुम ही कहो अब, क्या तानसी की वजह से सिर्फ तुम्हारी टांग ही टूटी है या इस गरीब की भी? अबे अब रहने भी दे। चेहरे पर उल्लुओं जैसा नक्शा तान कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मानती हूँ नुकसान हुआ है तुम्हारा, लेकिन ऐसा नहीं कि देवदास बन जाओ। मुझे पता है बैंकों में मोटा माल जमा कर रखा है तुमने। वो तो है, किंतु अपने रेस्टोरेंट को चालू रखने के लिए फिर भी मुझे काफ़ी समय लगेगा। तो लगने दो। खाली कप को ट्रे में रखते हुए रीमा ने सहज भाव से कहा, तब तक मैं क्या करूँगा? कुछ भी करो ना करो, लेकिन प्यारे रो मत। रो कौन साला रहा है, मैंने तो बात की है। छोड़ो इस बदमजा किस्से को, कोई और बात करो। सिगरेट की नई डिब्बी खोलते हुए रीमा ने तिक्त लहजे में कहा, तुमने अभी बताया। विषय को बदलते हुए परदेसी ने कहा, यह प्लास्टर तानसी की देन है। इसका मतलब तुम्हारा उससे आमना सामना हो चुका है, क्यों? हाँ। सिगरेट को होठों में फंसाते हुए रीमा ने हामी भरी। हाथ आकर भी निकल गया वो शैतान। इसी बात का तो मुझे अफसोस है, गहरी सांस लेते हुए कहा रीमा ने। उस पर तुर्रा ये साला जाते जाते बहुत ही खतरनाक धमकी दे गया है। बोल गया है जल्दी ही अपने कारनामे फिर से दोहराने आऊँगा। तुम्हें क्या लगता है, वो उसकी धमकी ही थी या फिर? अपनी बात अधूरी छोड़कर प्रेम प्यारे परदेसी रीमा की ओर देखने लगा। जवाब देने से पहले रीमा ने अपनी सिगरेट सुलगाई। सिगरेट का पैकेट और लाइटर परदेसी के हाथ में थामने के बाद उसने सिगरेट का कश लिया। फिर उसका धुआं उगलने के बाद सहज भाव से बोली, इस बारे में अभी कोई अनुमान लगाना उचित नहीं होगा प्यारे। वो एक सनकी वैज्ञानिक है। सनक के हवाले होकर वो कुछ भी कर सकता है। किंतु क्या? वो अपनी धमकी पर खरा उतरा दिखाने के लिए पहले बहुत से पापड़ बेलेगा। उसकी प्रयोगशाला नष्ट हो ही चुकी है। पैसे का रोना वो पहले से ही रो रहा था। फिर से अपने कारनामे दोहराने के लिए उसे लंबी तैयारी करनी होगी। वक्त लगेगा उसे तैयारी करने में। ये तो है। सिगरेट सुलगाने के बाद लाइटर बंद करता हुआ परदेसी बोला, और ये तुम्हारे पैर का प्लास्टर कब कटेगा? अच्छा जिक्र छेड़ा तुमने। 2 दिन बाद कटेगा, तब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। फुर्सत में तो तुम हो ही चुके हो, तुम्हारे साथ रहने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। परदेसी ने शिकायती नजरों से उसे देखा। कहा, ना फुर्सत में होता तो क्या तुम्हारे साथ ना चलता? अफसोस जाहिर करते हुए रीमा ने कहा,
लगता है मेरी बात बुरी लग गई है तुम्हें, सॉरी। उसके बाद उन दोनों के मध्य कुछ देर तक इधर उधर की हंसी मजाक की बातें होती रही। फिर परदेसी 2 दिन बाद फिर से आने के लिए कहकर वहां से रुखसत हुआ। पीछे रीमा ने अंदर से दरवाजा बोल्ट किया और आकर पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटकर कुछ देर तक वो तानसी के बारे में सोचती रही। उसके बाद उसने आंखें बंद की तो उसे नींद आ गई। अगले ही पल वो बेसुध होकर सोई पड़ी थी। अगला दृश्य बिहार के उस छोटे से गांव मेघवल मठिया में हुए उस हत्याकांड में हरिनगर से पुलिस दोपहर तक पहुंची थी। हरिनगर से चौकी इंचार्ज जितेंद्र गौड़ पहुंचा था। उसने घटनास्थल से बेतिया जिले में पुलिस हेडक्वार्टर में वो सूचना दी तो हेडक्वार्टर से वहां पुलिस का अमला पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वहां की पुलिस कार्यवाही निपटाते हुए शहर से आए इंस्पेक्टर सराजुल खान ने चारों लाशों का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और उसके बाद गांव वालों से बयान लिए। मृतकों के परिजनों से पूछताछ की कि उनके परिवारों के जिन सदस्यों की हत्या हुई है तो उनकी हत्या की क्या वजह हो सकती थी। गांव में या आसपास के गांव में उनकी कोई रंजिश तो नहीं थी, लेकिन मृतक के परिजनों ने इस बात में अनभिज्ञता जताई कि जो मारे गए हैं उनकी किसी से रंजिश थी या क्यों थी उन्हें नहीं मालूम था। शहर से आया थानेदार कागजी कार्रवाई से अपनी ड्यूटी पूरी कर वहां से रवाना हुआ तो उसके बाद राजेंद्र आडवाणी ने गेस्ट हाउस का रुख किया। उसकी जीप गेस्ट हाउस के गेट पर रुकी तो तत्काल ही गेट खोला गया। उसकी बीवी व बेटी के साथ नौकर भूरा भी उस घड़ी गेस्ट हाउस के लॉन में ही मौजूद थे। उसकी बीवी व बेटी बहुत ही बेसब्री के साथ उसके वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जीप को रोककर वो जैसे ही जीप से नीचे उतरा उसकी बेटी पापा पापा कहकर उससे लिपट गई। राजेंद्र ने उसके गाल पर चुंबन अंकित करने के बाद उसे गोद में उठा लिया। तभी उसकी पत्नी बोल उठी, आज तो आपने सारा दिन भूखे प्यासे रहकर गुजार दिया, थोड़ा वक्त निकालकर यहाँ आ जाते तो। क्या आ जाता गेंदा, गहरी सांस लेते हुए आडवाणी कह उठा। मेरे सामने वहां 4 मजदूरों की लाशें थी, ना भूख लगी ना प्यास। हुआ क्या था? सांवली रंगत तथा गेंदे के समान खिले चेहरे वाली गीता ने अपने पति की तरफ देखते हुए दिलचस्पी लेने वाले अंदाज में प्रश्न किया, किसने और क्यों की उन मजदूरों की हत्या? पता नहीं गेंदा। आडवाणी अपनी पत्नी को प्यार से गेंदा कहता था। मरने वालों के परिवार वाले ही नहीं, सारा गांव इस बात पर हैरान है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि उन चारों की हत्या क्यों की गई है। कोई दुश्मनी वगैरह रही होगी, अकारण ही कोई किसी की हत्या तो करता नहीं है। यही तो और ज्यादा हैरान करने वाली बात है। मरने वाले चारों मजदूर युवक बहुत ही शरीफ बताए जा रहे हैं। उनके घर वालों या गांव में किसी की भी नज़र में मरने वालों के साथ किसी की दुश्मनी की संभावना तक से इनकार किया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है साहब? तभी पास खड़ा उनका नौकर भूरा हैरानी जताते हुए बोला, बेवजह तो कोनो किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारत है, फिर हिया तो 4 कत्ल का मामला है। तुम्हारा सोचना सही है भूरा, तुम्हारी ही तरह मेरी या इस पूरे गांव की भी यही सोच है। ये एक नहीं 4 हत्याओं का मामला है। पुलिस तफ्तीश करेगी तो वजह भी सामने आएगी। वजह सामने आई तो समझो हत्यारा भी सामने आ जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं वरना के पापा। कत्ल के केस में कत्ल की वजह सामने हो तो पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं जासूसी सीरियल देखती हूँ, खासकर CID ज़रूर देखती हूँ। अब आप मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो लें, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। ओके। गोद से बच्ची को नीचे उतारते हुए राजेंद्र ने कहा, मुंह हाथ नहीं, नहाऊंगा मैं। 2 मिनट रुककर चाय बनाना, वरना ठंडी हो जाएगी। ठीक है जी। आडवाणी बाथरूम की ओर बढ़ चला। उसकी पत्नी ने 5 वर्षीय अपनी लड़की का हाथ थामा और बेडरूम का रास्ता देखा। अगला दृश्य लखनऊ। VIP रोड पर स्थित होटल आधारशिला में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी तो लिफ्ट से बाहर निकलने वाले 4 लोगों में एक चपटी नाक वाला 4.5 फुटा शख्स भी था। उसके बाल कंधों तक के थे तथा मूछें मोटी अनिल कपूर जैसी थी। बड़ी ही विचित्र सी पोशाक पहन रखी थी उसने। पीले रंग की पतलून के ऊपर नीले रंग की शर्ट, साथ ही गहरे रंग की टाई में वो किसी सर्कस के जोकर से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही वो शख्स होटल की लॉबी में रिसेप्शन को पार करता हुआ होटल के मेन कांच वाले गेट की ओर बढ़ा तो लॉबी में मौजूद होटल के एक अटेंडेंट की आंखें विचित्र अंदाज में चमकने लगी। अटेंडेंट ने तत्काल ही अपनी नजरें उस जोकर जैसे नजर आ रहे शख्स की पीठ पर चिपका दी। अगले ही पल जैसे ही उसने उस शख्स को कांच वाले दरवाजे से बाहर होते देखा, वो लिफ्ट की ओर लपका। नजदीक पहुंचने पर उसने देखा उस घड़ी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद नहीं थी। लिफ्ट की प्रतीक्षा में समय बर्बाद करने की जगह वो सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसके बाद होटल के 10वें माले तक का सफर उसने सीढ़ियों द्वारा बिना बीच में कहीं रुके ठिठके चंद सांसों में पूरा किया। रूम नंबर 1005 के सामने पहुंच उसने सतर्क निगाहों से आगे पीछे गैलरी में देखा। निश्चिंत हो जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला, डोर को अनलॉक कर बगुले की तरह डोर के अंदर घुसा। साथ ही अंदर से डोर बंद कर डोर से पीठ टिकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा।
अगले 2 मिनट तक उसने सांसें दुरुस्त की। तत्पश्चात वो कमरे में सामने रखे एक एयर बैग व सूटकेस की तरफ चोरों जैसे अंदाज में बढ़ा। उसने अपने कान उस वक्त शिकारी कुत्तों जैसे खड़े किए हुए थे। उस समय उसका दिल उसकी पसलियों से धाड़ धाड़ करके टकरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल पसलियों को तोड़कर उसके जिस्म से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। अटेंडेंट ने कांपते हाथों से एयरबैग की तलाशी ली, लेकिन एयरबैग ने उसे निराश किया। तब उसने सूटकेस खोला। ऊपर ही ऊपर उसे पर्स दिखा। उसकी आंखें चमकने लगी। कांपते हाथों से उसने पर्स उठाकर उसमें झांका तो उसमें उसे ठूसम ठूस माल नजर आया, वो भी हजार हजार के नोटों के शक्ल में। पूरे नहीं, उसने मतलब भर के नोट खींचे पर्स से, लगभग 30 या 35 नोट जेब के हवाले। पर्स यथास्थान रखकर उसने सूटकेस बंद किया, वापसी के लिए पलटा। तभी एकाएक उसका हृदय इतनी जोर से धड़का कि मानो लगा उसका दिल उछलकर उसके कंठ में आ फंसा हो। उसकी नज़र डोर के लॉक में फंसी चाबी के पिछले सिरे पर स्थिर थी। तभी उसने लॉक में फंसी चाबी को घुमाए जाने का स्वर सुना तो वो बुगले की तरह कमरे के अटैच्ड बाथरूम की ओर लपका। बाथरूम में पहुंचकर उसने होले से बाथरूम का दरवाज़ा भिड़ाया। इस सारी प्रक्रिया में उसका सारा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। दिल की धड़कनें बेकाबू हुई पड़ी थी। हे भगवान, वो होले से बड़बड़ाया, अब क्या होगा? कस्टमर इतनी जल्दी वापस लौट आएगा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, वरना मैं इधर का रुख ही ना करता। बुरा फंसा मैं तो। होटल में पहले से ही दर्जनों कंप्लेंट हैं कि उनके कमरे से पैसे चोरी हुए हैं, किंतु कस्टमरों की कंप्लेंट पर होटल मैनेजमेंट ने तब कान नहीं धरे थे। लेकिन आज जब रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा तो होटल मैनेजमेंट ने मेरे सिर का एक एक बाल नोच डालना है। ओफ, कहाँ जाऊँ मैं? होटल आधारशिला के उस अटेंडेंट का नाम योगेश अरोरा था। एक नंबर का जुआरी था वो। अपनी इकलौती उस आदत की वजह से वो हमेशा पैसों से तंग रहा करता था। उसी आदत की वजह से होटल से मिलने वाली पगार से उसका कभी पूरा नहीं पड़ता था। जुए के शौक को पूरा करने के लिए उसने 5 साल की होटल की नौकरी में होटल के तमाम कमरों की डुप्लीकेट चाबियां बनवाई हुई थी। ताड़ में रहता था कि कब कोई कस्टमर उसकी आंखों के सामने कुछ देर के लिए अपने कमरे से बाहर निकले और वो उसके कमरे में पहुंचकर उसका थोड़ा बड़ा माल पार कर सके। चोरी में होशियारी वो ये करता था कि कभी उसने अपने किसी कस्टमर को बिल्कुल ही पैदल नहीं किया था। उसे कस्टमर की पॉकेट में 100 का नोट मिलता तो वो उसमें 20 ही बाहर निकालता, ताकि कस्टमर भी अपनी चोरी के प्रति आशंकित ही रहे, दिमाग लड़ाता रहे कि कहीं उसने वो 20 रुपये खर्च तो नहीं कर दिए। उसी होशियारी के चलते वो पिछले 5 सालों से होटल के कस्टमरों की जेब हल्की करते हुए अपना शौक पूरा कर रहा था और पकड़ा भी नहीं गया था। हालांकि कुछ कस्टमरों ने होटल मैनेजमेंट को चोरी की कंप्लेंट की थी, लेकिन पुरजोर लहजे में नहीं। इसी वजह से होटल के मैनेजमेंट ने भी अभी तक उस विषय को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन आज वो बुरा फंसा था। होटल मालिक बहुत ही सख्त मिजाज व ऊंची पहुंच वाला शख्स था। उसने उसकी वो दुर्गत करनी थी जिसकी कल्पना मात्र से ही उसके सारे बदन में झुरझुरी सी दौड़ने लगी थी। 2 ही सूरतों में उसका बचाव संभव था। एक, यदि उस कमरे में ठहरा वो कस्टमर उल्टे पांव फिर से कमरे से बाहर निकल जाता। दूसरा, उस जोकर से लगने वाले कस्टमर का जल्दी ही हार्ट फेल हो जाता। तीसरे में होटल मालिक के कहर से बचने के लिए खुद उसी का हार्ट फेल हो जाता। स्वयं की मौत की भी कल्पना किए बिना ना रह सका उस घड़ी योगेश अरोरा। अगले 5 मिनट उसने बहुत ही असुविधापूर्वक मन ही मन उस मनुष्य घड़ी को कोसते हुए गुजारे जब उसे जुए की लत बुरी तरह लगी थी। जुए के लिए 1000 बार कान पकड़ चुके योगेश ने तब भी अपने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कसम खाई। हजारों बार दोहरा चुका कसम फिर से दोहराने लगा। हे प्रभु, वो कानों को पकड़े होले से बुदबुदाया, आज तू मुझे बचा। कसम खाता हूँ कि आज के बाद ताश को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जुए को एड्स से भी खतरनाक बीमारी समझकर उससे कोसों दूर रहूंगा। बस इस बार मुझे बख्श दे। कसम खाने के बाद उसने झुकते हुए बाथरूम के दरवाजे में की होल से आंख सटाई, देखने के लिए कि उस समय उस कमरे का वो जोकर जैसा दिखने वाला कस्टमर कर क्या रहा है। की होल से आंख सटाते ही कमरे का दृश्य सामने आया। जोकर जैसा दिखने वाला 4.5 फुटा शख्स उस घड़ी एक सोफे पर बैठा हुआ सामने मेज पर रखे गिलास में विस्की डाल रहा था। उसके हाथ में जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की नई बोतल थी। आधा गिलास विस्की से भरने के बाद उसने विस्की में पानी डाला। पी मेरे लाल। की होल से आंख सटाए योगेश पुनः बड़बड़ा उठा, इतनी पी कि या तो मर जा या फिर सुबह से पहले तेरी आंख ना खुले। पानी से गिलास भरने के बाद उस शख्स ने एक ही सांस में आधा गिलास झक कर दिया। शाबाश मेरे शेर, अब बोतल मुंह से लगाकर डकार जा, वो भी एक सांस में। उत्साहित योगेश की आंखों में चमक फिर से लौटने लगी। आधा गिलास एक सांस में खाली करने के बाद उस शख्स ने गिलास मेज पर टिकाया, सिर पर हाथ फेरा और उसके बाद जो नज़ारा योगेश की आंखों ने देखा उसने एक बार फिर से उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार फ्रंटियर मेल की रफ्तार से तेज कर दी थी। वो जड़ सा हो चुका था। जोकर से नजर आने वाले होटल के उस रूम कस्टमर का हाथ जैसे ही उसके सिर से हटा
तो उसके हाथों में फिल्म अभिनेता संजय दत्त जितने लंबे बालों वाली विग थी। उसके सर से विग हटते ही योगेश अरोरा ने उस शख्स को पागल वैज्ञानिक के रूप में पहचान लिया था। उसको पहचान लेने पर ही वो सकते किसी अवस्था में पहुंचा था। कुछ देर तक वो सकते किसी हालत में ही रहा। इस बीच कमरे में डटा शराब पी रहा तानसी अपने चेहरे पर चढ़ी अनिल कपूर स्टाइल की मूछें भी उतार चुका था। इतना भयंकर अपराधी, हफ्ते भर पहले एक ही दिन में लाखों लोगों की जान ले लेने वाला, शहर के शहर तबाह कर देने वाला खतरनाक अपराधी उसकी आंखों के सामने था। भारत सरकार उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने पर 50 लाख का इनाम घोषित कर चुकी थी। टीवी के किसी चैनल में मोस्ट वांटेड नामक प्रोग्राम में हफ्ते भर से उसी की तस्वीर दिखाई जा रही थी। अपील की जा रही थी उस शख्स की 100 नंबर पर सूचना देने वाले को 50 लाख का इनाम मिलेगा। वो तानसी के दिल दहला देने वाले कारनामों का ही जलाल था कि बाथरूम में मौजूद योगेश नाम के उस रूम अटेंडेंट के होश हवास, जो कि तानसी को देखते पहचानते उड़ गए थे, पूरे 5 मिनट बाद वापस लौटे। तभी उसे सरकार द्वारा तानसी की गिरफ्तारी या सूचना पर रखे इनाम का भी ध्यान आया। तत्काल ही उसका कांपता हुआ हाथ जेब में रेंग गया। पल भर बाद कांपता हाथ जेब से बाहर आया तो उसमें मोबाइल दबा हुआ था। अगले ही पल वो मोबाइल पर 100 नंबर लगा रहा था। उत्तेजना और भय के मिले जुले आसार उसके चेहरे पर साफ देखे जा सकते थे। उस समय नंबर लगते ही वो बुदबुदाने वाले लहजे में मोबाइल पर बोला, मैं होटल आधारशिला से रूम अटेंडेंट योगेश अरोरा बोल रहा हूँ सर। वजह बता। कोड़े जैसी फटकार उसके कानों में टकराई। सर मैंने तानसी को देखा है। गिनती के 6 शब्द कहने में उसे एड़ी चोटी का जोर लगा देना पड़ा था। कौन तानसी? वही सर, जिसको जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर भारत सरकार ने 50 लाख के इनाम की घोषणा कर रखी है। तो तेरा मतलब उस तानसी से है जिसने मुंबई और शोलापुर कांड किए हैं? इस बार पूछने वाले का लहजा भी कंपकपा रहा था। यस सर, मैं उसी पागल वैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? जल्दी बोल। वो मेरे सामने है। आगे के शब्द बोल ना पाया था योगेश अरोरा। मोबाइल ही छूट गया था उसके हाथ से। सामने दरवाजे पर किसी प्रेत की तरह आ खड़ा हुआ था चीनी शैतान। कौन है तू? उसे भस्म कर देने वाली निगाहों से घूरता हुआ तानसी गुर्रा उठा। यहाँ क्या कर रहा था? मैं कुछ भी तो नहीं। जूड़ी लगे मरीज की तरह थरथर कांपते हुए योगेश के मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। मारे भय के चेहरा हल्दी के समान पीला हो रहा था उसका। ये फोन किसे कर रहा था? वो दांत पीसता हुआ बोला। पुलिस को? जी हाँ। नहीं। भय की अधिकता से उसका मस्तिष्क कुंद हो चुका था। समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। अगले ही पल तानसी का वज्र जैसा घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा तो वो चीखता हुआ पीछे पानी भरे टब में जा गिरा। अभी पता लग जाएगा कुत्ते की औलाद के तूने कहाँ फोन मिलाया हुआ था। झुकते हुए तानसी ने मोबाइल उठाया। देखा फोन चालू था। उसमें से आवाज अभी भी आ रही थी। योगेश को कहर भरी नजरों से घूरते हुए मोबाइल को अपने कान से लगाया तानसी ने। बोलते क्यों नहीं तुम? दूसरी तरफ से गुर्राते हुए लहजे में कहा जा रहा था। कहाँ है तानसी इस समय? इतना ही सुनना था उसने। सुनने के बाद मोबाइल ऑफ किया, स्क्रीन पर नंबर चेक किया। 100 नंबर देखते ही नेत्र सुलग उठे तानसी के। तो पुलिस को खबर कर रहा था तू? नेत्रों से शोले बरसाता कोबरे की मानिंद फुफकारता तानसी। तानसी की गिरफ्तारी का इनाम चाहिए था तुझे? लेना, पर यहाँ नहीं, इस जन्म में नहीं। ऊपर जाकर अपने गॉड से मांगना, वही देगा। दृढ़ कदमों से चलता हुआ तानसी टब में पानी की मात्रा बढ़ा रहे योगेश के निकट पहुंचा। कॉलर पकड़कर उसे उठाया। मुझे माफ कर दो। तानसी के चेहरे पर नाचती मौत देखकर योगेश की घिघी बंद गई। तानसी के कारनामों का ही जलाल था कि वो एक 4.5 फुटे शख्स के सामने खड़ा 6 फुटा मजबूत कदकाठी वाला शख्स भयंकर आंधी में फंसे इकलौते पत्ते की तरह कांप रहा था। हरामजादे, मैं जो करने जा रहा हूँ, तानसी अपना एक एक शब्द चिंगलते हुए बोला, उसे तू माफी ही समझ। कहने के साथ ही तानसी के दाएं हाथ की 2 उंगलियों ने अंग्रेजी के वी की शक्ल इख्तियार की। साथ ही वह पंजों के बल आखिरी सीमा तक उचका। अगले ही पल खच्चाक उसकी दोनों उंगलियां योगेश की दहशत से फट पड़ रही आंखों में पेवस्त होती चली गई। साथ ही योगेश की चीखों से बाथरूम की दीवारें झंझना उठी। तानसी ने अपनी उंगलियां बाहर खींची। खून से लथपथ उंगलियों को नल चलाकर बहुत ही इत्मीनान से धोया, फिर पलटकर बाथरूम से बाहर निकल गया। उसी समय उसे पुलिस सायरन की कर्कश आवाज ने सावधान किया। अगले ही पल वो अपने एयर बैग और सूटकेस से जरूरी सामान निकाल कर पीले रंग की पैंट की जेबों में ठूसने लगा। उस काम से फारिग होकर वो होटल के पिछवाड़े खुलने वाली खिड़की के निकट पहुंचा। खिड़की के पहले से खुले पड़े पल्लों से पहले बाहर की तरफ फिर नीचे की तरफ झांका। अंदाजा लगाया जमीन से 125 फुट के करीब ऊपर था वो उस समय।
फिर उसकी नज़र खिड़की से 6 फुट नीचे तकरीबन 1.5 फुट चौड़े प्रोजेक्शन पर पड़ी। पैनी होती उसकी निगाह उस प्रोजेक्शन के आखिरी सिरे पर पड़ी। उसकी समाप्ति पर उससे कुछ हटकर रेन पाइप ऊपर से नीचे जाता दिख रहा था। एक पल का भी तो समय नहीं लिया तानसी ने निर्णय लेने में। आनन फानन वो खिड़की से नीचे लटका और फिर प्रोजेक्शन पर उतर गया। अगला दृश्य। उसी होटल के 10वें ही माले में एक अन्य कमरे में उस समय 5 व्यक्ति मौजूद थे। एक रहस्यमय सा नजर आने वाला शख्स सिंगल सोफे पर विराजमान था, जबकि पड़े सोफों में प्रत्येक में 2-2 शख्स थे। जोड़ों में बैठे चारों शख्स शक्ल से ही गुंडे या मवाली नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर जमाने भर की दरिंदगी की स्पष्ट छाप थी, जबकि सिंगल सोफे पर विराजमान शख्स अजीबोगरीब वेशभूषा में था। एक तरह ये कहना उचित होगा कि वो सांता क्लॉज के वेश में था। वो सफ़ेद फर वाली, सफ़ेद फुदने वाली लाल टोपी पहने था, जिसके नीचे से उसके सन जैसे सफ़ेद बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर वैसी ही सफ़ेद घनी भौवें थी, मूछ थी और छाती तक लंबी झूलती दाढ़ी थी। उसकी बाकी ड्रेस भी सफ़ेद किनारी से मढ़ी लाल थी, यानी वो शख्स सांता क्लॉज के टिपिकल बहरूप में था। दोस्तों, सांता क्लॉज के बहरूप वाला शख्स बोला तो ऐसे लगा जैसे उसके गले में कोई नुक्स हो। फंसी फंसी सी आवाज़ निकल रही थी उसके गले से। बहुत लंबी मशक्क़त के बाद मैंने लखनऊ शहर में तुम चारों को तलाशा है। तुम चारों के बारे में मुझे मालूम हुआ है कि तुम चारों ही खतरनाक हत्यारे हो। पैसों के लिए कत्ल करना तुम्हारा पेशा है। फालतू बात करने से क्या फ़ायदा? उसके सामने मौजूद चारों में से एक ने सोफे पर पहलू बदलते हुए तिक्त लहजे में कहा, मतलब की बात करो, हम जो हैं जानते हैं। हमें हमारे ही विषय में बताने से क्या फ़ायदा? अपने बारे में बोलो, क्या चाहते हो हमसे? ये भी ठीक है, तुम चारों की महीने भर मुझे ज़रूरत है। मेरे साथ चलना होगा तुम लोगों को। कहाँ? एक ने सवाल किया। बाकी 3 बहरूपिये के जवाब की प्रतीक्षा करने लगे। यहाँ से सैकड़ों मील दूर, लेकिन भारत में ही। तुम शायद जगह का नाम नहीं बताना चाहते। तुम्हारी हामी भरने से पहले नहीं। तो काम के बारे में ही बताओ। काम वही है जो तुम्हारा पेशा है। मेरे साथ चलकर कुछ कत्ल करने होंगे तुम लोगों को। कुछ का मतलब कितने? 4-6 कत्लों से भी काम बन सकता है। नहीं बनता तो 10-20 भी करने पड़ सकते हैं। लगता है कोई ज़ाती दुश्मनी है तुम्हारी। उनमें से एक सिगरेट सुलगाते हुए बोला। पारिवारिक या धंधे से ताल्लुक़ रखती? क्यों? तुम ऐसा भी समझ सकते हो। महीने भर तक अपने साथ रखोगे? कोई माकूल जगह है तुम्हारे पास? वो मेरी सरदर्दी है। सिर्फ हामी भरो और पैसों के बारे में बोलो। 25 लाख में मुझ अकेले की हामी है, साथ में आधे एडवांस। यही की शर्त है। इसी शर्त पर मैं भी तैयार हूँ। उसी के साथ बैठे दूसरे ने भी हामी भरी। और हम भी। दूसरे सोफों पर मौजूद दोनों मवालियों ने भी सम्मिलित स्वर में कहा। ओके। सांता क्लॉज सोफे से उठा। कमरे में एक तरफ रखे बड़े से सूटकेस के निकट पहुंच उसे खोलता हुआ बोला, अभी 10-10 लाख की पेमेंट करूंगा। बाकी के चाहोगे तो वहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ पहुँचने पर मिल जाएं। बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे। रूम में लगी रूम बेल कर्कश आवाज़ में चीख उठी थी। सोचने वाले अंदाज में सिकुड़कर आंखें छोटी होती चली गईं उसकी। पल भर तक अपनी जगह खड़े कुछ सोचता रहा वो। तत्पश्चात हाथ में पकड़ी हजार के नोटों की गड्डियां वापस सूटकेस में डाली और सशंक भाव से दरवाजे की ओर बढ़ा। सोफों पर मौजूद चारों मवाली भी आशंकित से दरवाजे की ओर ही देख रहे थे। सांता क्लॉज बना वो रहस्यमयी शख्स अभी दरवाजे के निकट पहुंचा ही था कि तभी इस बार बाहर से दरवाज़ा तूफानी अंदाज में भड़बड़ाया गया। साथ ही कोई कर्कश आवाज़ में चिल्लाकर बोला, दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। कान खड़े हो गए उस रहस्यमयी शख्स के। चारों मवालियों ने इस अंदाज में सोफे छोड़े मानो सोफे पर उन्होंने हज़ारों की तादाद में सर्प रेंगते हुए देख लिए हों। कौन? इकलौता शब्द बोलने में सांता क्लॉज को गहरा परिश्रम करना पड़ा था। पुलिस! बाहर से कर्कश लहजे में आदेश दिया गया। दरवाज़ा खोलो। पुलिस का नाम सुनते ही उस रहस्यमयी शख्स के अलावा उस कमरे में मौजूद चारों मवालियों के चेहरों पर आतंक की परछाइयाँ गर्दिश करने लगी थीं। दरवाजे की सिटिकनी को खोलने के लिए बड़ा हाथ रास्ते में फ्रीज हो गया था उस बहरूपिये का। सोचने समझने की शक्ति पुलिस का नाम सुनकर ही जहन से काफुर हो चुकी थी।
हालांकि वो हैरान था कि पुलिस वहां क्यों कर पहुंची थी। वहां ऐसा कुछ तो उसने किया नहीं था कि पुलिस का दखल बनता। फिर सोचने समझने की शक्ति दिमाग से छूमंतर हो जाने के बाद भी उसके दिमाग में ये बात थी कि दरवाज़ा खोलने पर उससे अपने सांता क्लास वाले बहरूप का जवाब देते नहीं बनेगा पुलिस को। दूसरा, उस रूम में उसके साथ शहर के टॉप के हत्यारे थे। उन चारों की मौजूदगी का भी तो कोई जवाब नहीं था उसके पास। तभी उसका दिल पसली से धाड़ करता हुआ टकराया। वैसे ही धाड़ धाड़ करके दरवाजे पर भी चोटें पड़ना शुरू हो गई थी। तभी उसके भेजे में किसी कोने में बची रह गई बुद्धि ने उसे एक सलाह दी। भागो! वो पलटता हुआ चिल्लाया। चारों मवाली अभी भी संकित से अपनी जगहों पर खड़े थे। बहरूपिया भागता हुआ खिड़की के नज़दीक पहुंचा। उस घड़ी खिड़की खुली पड़ी थी। जैसे ही उसने खिड़की से नीचे झांका, खिड़की के नीचे से गुजरते प्रोजेक्शन पर नज़र पड़ी तो वो ऐसे उछला मानो किसी सर्प ने पैर पर डस लिया हो। उसकी आंखें कगारों तक फटने को तत्पर लगने लगीं, किंतु सिर्फ पल भर के लिए ही, क्योंकि अगले पल तो उसके मुंह से उस समय आश्चर्य मिश्रित घुटी घुटी चीख उबली जब प्रोजेक्शन पर मौजूद नाटे कद के शख्स ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे एक झटके से खिड़की से बाहर खींचा। और फिर आंखें और मस्तिष्क दोनों ही संज्ञा शून्य हो चुके थे उसके। नाटे शख्स ने उसे गोद में उठाए हुए 10वें ही माले से नीचे छलांग लगा दी थी। एक सेकंड के लिए उनका शरीर गोली की सी तेजी से नीचे गिरा, किंतु अगले ही सेकंड उनके जिस्मों को एक तेज झटका सा लगा। पल भर के लिए उनके जिस्म हवा में स्थिर हुए। नाटे के जिस्म में बंधा पैराशूट खुल चुका था। तत्पश्चात वो पैराशूट मंथर गति से नीचे और नीचे होने लगा। तभी खिड़की पर पुलिस ऑफिसर की वर्दी में सुसज्जित शख्स बाहर झांकता हुआ कर्कश लहजे में चीखा, फायर! और उसके साथ खड़े दो दो पुलिसियों की राइफलें गरज उठी थी, धाएं धाएं। किंतु ऑफिसर के साथ साथ उसके दोनों मातहतों की खोपड़ी भी उस समय अंतरिक्ष में कत्थक करती नजर आई जब उन्होंने राइफलों से निकली बुलेट्स को उन दो मानव शरीर में पेवस्त होने की जगह उनसे पहले ही किसी अदृश्य दीवार से टकराकर छितराते देखा। पल भर लगा उस पुलिस ऑफिसर को अपने आश्चर्य पर काबू पाने में। अगले ही पल वो सरसराती आवाज में चीखा, गनों के दहाने खोल दो, मार गिराओ उन दोनों को। जवानों ने पल भर की भी देर नहीं लगाई अपने ऑफिसर के आदेश पालन में। पहले से गनों के ट्रिगर में जमी उंगलियां कसीं, तड़ तड़ तड़, रेट टेट, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 बात। सरकारी माल जाया जा रहा था और वे सुरक्षित थे जिनको लक्ष्य बनाकर पुलिस के जवान गोलियां बरसा रहे थे। तभी विवशता में दांत पीसते हुए पुलिस ऑफिसर, जिसकी वर्दी पर एसपी नाइक की नेम प्लेट टंगी नजर आ रही थी, पलटा। उस पुलिसिये से मुखातिब हुआ जिसके कंधे पर पोर्टेबल पब्लिक एड्रेस सिस्टम टंगा हुआ था। नैनसुख, इधर आओ, कम फास्ट। वो तेजी से आया तो एसपी नाइक ने झपटने वाले अंदाज में उसके हाथ से माइक छीना और उसे मुंह के पास ले जाते हुए मेघ के समान गरजते हुए बोला, पीएसी के जवानों, तुम देख ही रहे हो कि पैराशूट की सहायता से 2 लोग नीचे उतर रहे हैं। इन 2 में से एक वो सन की वैज्ञानिक तानसी भी है जिसके सर हमारे देश के लाखों बेगुनाहों के कत्ल हैं। उन दोनों में से कोई भी जीवित बचकर भाग निकलने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ये आत्मसमर्पण करें तो ठीक, अन्यथा इनके जिस्मों में इतने सुराख बना देना जितने आटा छानने वाली छन्नी में भी ना होते हों। नीचे होटल आधारशिला के चारों ओर पीएसी के सैकड़ों जवानों का घेरा था। हर जवान के हाथ में राइफलें थीं, ऑटोमेटिक राइफलें। ऑपरेशन इंचार्ज का आदेश सुनते ही जवानों ने अपनी अपनी राइफलें सीधी की, नज़रें हवा में उधर फिक्स की जिधर वो पैराशूट 2 लोगों को लेकर नीचे उतर रहा था। पूरी तरह सतर्क नज़र आ रहे थे वे पीएसी के जवान। उनमें उनका कमांडर रोहित अग्रवाल भी था। आंखों में कोबरे की सी चमक लिए उसी पैराशूट की ओर निहार रहा था वो पैराशूट अभी 1 मंजिल जितनी ऊंचाई पर ही था कि तानसी के हाथ में एक विचित्र सी गन नजर आने लगी थी। हाथ में गन आते ही तानसी की उंगली उस विचित्र सी दिखने वाली गन के ट्रिगर पर कसती चली गई। अगले ही पल जिस तरफ का रुख करके उसने ट्रिगर दबाया था उधर खड़े पीएसी के जवानों पर बिजली सी गिरी। एक साथ एक ही क्षण में 20 पीएसी के जवानों के जिस्म कोयले की तरह काले पड़ते हुए जमीन पर बिखरते चले गए। ये देख पीएसी का कमांडर हलक फाड़ते हुए चीख उठा, फायर! जवानों के हथियारों ने गर्जना की, लेकिन नतीजा वही था जो कुछ देर पहले होटल के 10वें माले की खिड़की पर मौजूद पुलिसियों की राइफलों की गर्जना के बाद दिखा था। हजारों गोलियां तानसी और उसके शरीर से बंदर के बच्चे की भांति चिपके पड़े बहरूपिये के जिस्मों तक पहुंचने से पहले ही किसी अदृश्य दीवार से टकराकर नष्ट हो चुकी थीं। तभी तानसी की लेजर गन ने एक बार फिर मौत की किरणें निकालीं और कमांडर रोहित अग्रवाल व उसके साथ खड़े 20 जवानों को भस्म करती चली गई।
ये देख जवानों में भगदड़ मच गई। भागो भागो, चीखते चिल्लाते वे इधर उधर भागने लगे। ऐसा दृश्य था मानो बिल्ली को आते देख चूहों की सभा भंग हुई हो। उसी समय तानसी के पैर जमीन से छुए। पहले उसने अपने से चिपके उस बहरूपिये को अलग किया, शरीर से बंधा पैराशूट अलग किया। तत्पश्चात बगल में किंग कर्तव्य विमूढ़ से खड़े बहरूपिये का हाथ पकड़कर होटल के अगले भाग की तरफ दौड़ा। उसके साथ दौड़ता बहरूपिया एक जगह मारे दहशत के लड़खड़ाया तो तानसी ने उसे एक झटके से खींचते हुए उठाया, साथ ही विशैले लहजे में फुफकारा, यू रास्कल, जान बचानी है तो हिम्मत से काम ले, वरना छोड़कर मैं तो निकल लूँगा, तू मारा जाएगा। नहीं, बहरूपिया गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ना मत प्लीज़, पुलिस वाले मुझे मार डालेंगे। पक्का, इसीलिए कहता हूँ मरने से पहले दम लगाकर भाग मेरे साथ। तानसी के शब्दों से बहरूपिये के शरीर में नई शक्ति का संचार नजर आने लगा। एकाएक ही उसके दौड़ने की स्पीड बढ़ गई थी। होटल के अग्रभाग में भी पीएसी के जवानों का घेरा था, किंतु अब वे जवान बिल्कुल ही सामने ना होकर ओट लेकर अपने आप को सुरक्षित करने के बाद तानसी के स्वागत में खड़े थे। शिकार को सामने पाकर पोजीशन लिए खड़े पीएसी के जवानों के हथियार गरज उठे। रेटेटेट तड़ तड़ तड़। अपने शरीर के इर्द गिर्द का सुरक्षा कवच हटाने के बाद ही तानसी दौड़ता हुआ होटल के अग्रभाग में पहुंचा था। अदृश्य सुरक्षा कवच हट जाने के बाद इस बार जवानों की गोलियों से बचने के लिए एक और करिश्मा दिखाया तानसी ने। वातावरण में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही उसका शरीर हवा में 10 फुट के करीब ऊपर उठता चला गया। साथ ही सांता क्लॉज का बहरूप धारण किए वो रहस्यमयी शख्स भी, उसका हाथ जो मजबूती से पकड़े हुए था तानसी। अगले ही पल वो दोनों होटल की पार्किंग में खड़ी कई लंबी लंबी विदेशी कारों में से सीडान और उससे 2 फुट के फासले पर खड़ी फरारी के बीच सुरक्षित खड़े थे। कार चलाना जानते हो? तानसी सतर्क नज़रों से चहु ओर देखता हुआ बहरूपिये से सवाल कर बैठा। चला लेता हूँ, दहशत में डूबा हुआ लहजा था बहरूपिये का। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट करो, तानसी के लहजे में आदेश का पुट था। लेकिन कारें तो लॉक होंगी ना? 1 मिनट। तानसी की नज़रें सामने थीं। चेहरे पर नाच रही कठोरता चरमोत्कर्ष पर थी। उसकी ब्लेड के धार जैसी पैनी नज़रों से पीएसी के जवान छुपे नहीं रह सके, जो दौड़ दौड़ कर उन 2 कारों के दाएं बाएं आगे पीछे खड़ी कारों की ओट लेते हुए उन दोनों को घेरे में ले रहे थे। तानसी के हाथ में पहले से ही उसकी लेज़र गन थी। दांत पर दांत जमाते हुए उसने उन कारों का निशाना बनाना शुरू किया जिनके पीछे पीएसी के जवानों की झलक सी मिली थी। उसकी लेज़र गन से कुछ इस तरह का संगीत फूटा, टिचक्याओ टिचक्याओ। संगीत से 1000 गुना ज़्यादा भयानक नतीजा सामने आया। भड़ाम भड़ाम, एक के बाद एक करके दसियों विदेशी कारें धमाकों के साथ हवा में कई फुट तक ऊपर उछलती नजर आने लगी थी। सफ़ेद बादलों सी दाढ़ी मूंछों वाला वो, जिसके बदन पर सांता क्लॉज जैसी झोल झाल वाली पोशाक थी, अपनी फटी पड़ रही आंखों में वो हौलनाक नज़ारा देख रहा था। कारों के साथ साथ उसे पीएसी के जवानों के जिस्म भी हवा में उड़ते दिखाई दे रहे थे। हाँ, उनकी चीखें उसे नहीं सुनाई दे रही थीं। कदाचित एक के बाद एक करके लगातार हो रहे भयंकर विस्फोटों के बीच में ही दम तोड़ दे रही थी उन जवानों की चीखें। एक पल की फुर्सत मिली तानसी को तो उसने अपने हाथ की भी कारीगरी दिखाई। सीडान के डोर लॉक को पलक झपकने जैसे समय में खोल दिया था, बावजूद इसके कि वो रिमोट लॉक था। सीडान का दरवाज़ा खोलते हुए वो अपने साथी से मुखातिब हुआ। डैशबोर्ड में जहाँ इग्निशन पॉइंट है उसे अपने स्थान से अलग करो। अंदर पॉइंट पर लाल और काली तारें होंगी, उन्हें आपस में शॉर्ट करते ही कार स्टार्ट हो जाएगी। करो, क्विक। बहरूपिया खामोशी से कार के अंदर हुआ और तानसी के निर्देश का पालन करने में जुट गया। ज़्यादा देर नहीं लगी उसे। तारों को शॉर्ट करते ही सीडान का सोया पड़ा इंजन जाग उठा। उसने हाथ आगे बढ़ाकर दूसरी साइड के डोर का लॉक हटाया। बाहर तानसी की सतर्क निगाहें चहुं ओर नाच रही थीं, किंतु अब किसी ओर से भी उसे किसी प्रकार के खतरे की सुनगुन नहीं मिल रही थी। हाथ में विचित्र सी गन लिए वो सीडान की अगली सीट पर सवार हुआ। नज़रें बाहर रखे ड्राइविंग सीट पर जमे साथी से मुखातिब हुआ। कार बाहर निकालो और यहाँ से ऐसे निकलो जैसे मौका मिलने पर मौत के जबड़े से निकला जाता है। बहरूपियों को तो सिर्फ तानसी के आदेश की प्रतीक्षा थी, बाकी संपूर्ण स्थिति उसके सामने ही थी। कार को बैक गियर लगाते ही गति दे दी उसने। कार पीछे खड़ी कार से टकराई। भड़ाम। तत्पश्चात उसे भी पीछे घसीटती ले गई। पर्याप्त जगह होने पर ड्राइविंग सीट पर जमे शख्स ने गियर बदला और होटल के मेन गेट की तरफ दौड़ा दिया सीडान को।
सामने गेट के बंद होने पर तनिक हिचकिचाया ज़रूर था वो, किंतु साथ ही एक्सीलेटर पर पैर का दबाव भी बढ़ा दिया था उसने। अगले ही पल सीडान लोहे के उस गेट को उड़ाती हुई होटल के कंपाउंड से बाहर लखनऊ की चकनी सपाट VIP रोड पर थी। अब किधर? तानसी के रौब से थर्राए उस रहस्यमयी ने उसकी ओर देखते हुए सवाल करना चाहा, लेकिन बीच में ही कठोर लहजे में जवाब दे दिया था तानसी ने, जिधर गाड़ी का रुख है उधर ही भगा। फिलहाल यहाँ से दूर निकल लेना है। आगे दम लेने का मौका मिला तो सोचेंगे कि कहाँ या किधर का रुख करना चाहिए हमें। तानसी के उपरोक्त शब्दों के साथ ही सीडान की रफ्तार और बढ़ चुकी थी। अगला दृश्य।